नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि रवि जगमोला सर और कनिष्क सर। सबसे पहले तो मैं दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं रवि हूँ। मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाता हूँ जो कि दिल्ली में सबसे पुराना रिहैब है। पिछले 24 साल से उस रिहैब को चला रहा हूँ। हमारी पूरी टीम है, साइकाट्रिक डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, एडिक्शन से रिलेटेड काउंसलर। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है हम लोगों ने। खेलने के लिए वॉलीबॉल, पूल टेबल, टीटी टेबल, इस तरीके की फैसिलिटी है। हर रूम में एसी, टीवी, फ्रिज है। हर तरीके का खेलने कूदने का रिक्रिएशन है और बहुत सारी चीजें हैं। तो सर आपका? मेरा नाम कनिष्क है। मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है साइकोलॉजी ऑनर्स से, और उसके बाद मैंने 6 मंथ के 2 कोर्स करे थे, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी में प्लस एक रिहैब काउंसलिंग में। तो सर मतलब जैसे आप दोनों एक ही सेंटर पे से बैठते हो, तो मतलब कैसे कैसे पेशेंट्स के साथ आप डेली डील करते हो? हर तरीके का पेशेंट होता है, जिसमें अल्कोहलिज्म भी होता है और जितने भी अभी जो नई जनरेशन है, तो वीड हो गया, बहुत ही ज्यादा कॉमन वीड है। मैरिजुआना जिसे कहते हैं, ये अभी कॉलेजेस में बहुत ज्यादा ही चल रहा है, स्कूल में भी। तो इस तरीके का है। सर अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो नशा है क्या और इसकी लत कैसे लगती है? नशा एक तरीके का पूरा बहुत ही गंदे तरीके का प्लेटफॉर्म है। इसकी लत जो सफरर होता है, वो क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा रखता है। पीयर प्रेशर, ये तो आजकल कॉमन हो गया। प्लस आपका जिस सोसाइटी में वो बैठता है, उसका इम्पैक्ट उस सोसाइटी में, उन जो दूसरे लोग वो सब्सटेंस ले रहे हैं उसकी तरफ जो क्यूरियोसिटी होती है उसकी, कि मैं भी करने की सोचूं, तो वो फंस जाता है। एक तरीके के ट्रैप होता है, उसमें फंस जाता है वो। मतलब वो धीरे धीरे एक बार लिया, 2 बार लिया, देन उसके बाद उस चीज का वो एडिक्ट हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है उसे। 1-2 बार लेने में उसे मजा आता है। मजा करते करते वो कब डिपेंडेंट हो जाता है उसे ही नहीं पता होता। तो सर जैसे नशा, बेसिकली जो रिहैब्स है, जो नशा मुक्ति केंद्र है, उन्हें लेके काफी सारे मिथ्स हैं जो हमारी सोशली हम देखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला तो कॉमन मिथ जो है वो यही है कि नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट्स को, या जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता है, या मिसट्रीट किया जाता है, जैसे मार पीट के नशा छुड़वाया जाता है, ये बहुत अलग तरीके से रखा जाता है। बट अभी आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड कर रखी है, तो ये रियलिटी देखिए, ये भी सही है, मिथ है, लेकिन उस तरीके के हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, चोरी छिपे चल रहे हैं, उन जगह पे ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बहुत अच्छे भी रिहैब हैं जहाँ ये सब चीजें नहीं होती है ना। तो मतलब दोनों तरह के रिहैब्स रहते हैं। और कौन कौन से सब्सटेंस बहुत ज्यादा एडिक्टिव रहते हैं? मतलब ऐसे कोई सब्सटेंस पर्टिकुलर कि ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेने से इसका हो जाएगा, लत लग जाएगी, ऐसा कुछ भी रहता है? नहीं, ये तो खुद उस इंसान की खुद की मर्जी होती है कि वो कौन से सब्सटेंस में जाना चाहेगा ना। ये बिहेवियर पैटर्न उसे कौन से एडिक्शन पे ले जाएगा। कोई शराब में जाता है, चरस में जाता है, कोई गांजे में जाता है, कोई ब्राउन शुगर में जाता है। तो ये तो उसकी खुद की चॉइस होती है। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं, मतलब काफी सारे ऐसे हम सुनते भी आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि स्मोकिंग का बहुत चल गया है। मतलब काफी सारे लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं, दिन में एक एक दो दो डिब्बी पी ले रहे हैं। तो जैसे सर साइकोलॉजिस्ट है, तो मतलब सबसे मेन कॉमन उनका रहता है कि स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ली जाती है स्मोकिंग। तो ये क्या सच में ऐसा रहता है? ये बिल्कुल झूठ है। वो अपनी ना, पहले उसे लगता है कि वो उसकी माइंड की थिंकिंग है कि मेरा स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, उसका माइंड ना डिपेंडेंट हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि उससे स्ट्रेस रिलीव होगा। अच्छा, मतलब ये एक मिथ है। मिथ है, प्रॉपर मिथ है। और काफी सारे मिथ्स ऐसे भी हैं कि
मतलब जो लोग हैं बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, एंजाइटी हो रही है या लोगों को डिप्रेशन हो रहा है तब लोग अल्कोहल ले रहे हैं, तो ये भी मिथ है या ये भी रियलिटी? देखो एक रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो उसे एग्जाइटी है, बहुत किसी चीज को देखे उसे टेंशन है, तो उस टेंशन से वो बचने के लिए वो उन चीजों का इस्तेमाल करे, जैसे मान लो अल्कोहल का यूज कर रहा है वो, उससे उसको स्ट्रेस, उसको उससे रिलीफ मिल रहा है उससे, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है टोटली अपना स्ट्रेस भगाने के लिए, उसे एक वही सोर्स दिखता है, मतलब और भी चीजें वो कर सकता है बट वो करता वही है। करता वही है, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी भी होती है, उसका एक अपना मन भी होता है कि मैं ट्राई करूँ। जैसे सर हम देखते हैं कि आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो बेसिकली यंग यूथ है और यंग जनरेशन है, वो वीट का कंज्यूम बहुत ज़्यादा करने लग गई है। मतलब अगर हम बात करें तो पहले की चीज़ें 50 से अबव सुनाई देती थी या 60 अबव पीपल्स की सुनाई देती थी, बट आजकल इतना कॉमन हो गया है कि अंडर 20 हो गए, अंडर 30 एज के बच्चे हो गए, वो भी वीट्स वगैरह ले रहे हैं। इसमें मेन कारण ये है कि एक तो ये बहुत सस्ती है, बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इजीली अवेलेबल है, और एक दूसरे को देख के सोसाइटी जिसे बोलते हैं, और सिगरेट में भरते हैं पीते हैं, तो पता किसी को पड़ता नहीं है। घर वालों को पता तो तब पड़े ना जब पैसे की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो घर में। मतलब 50-100 रुपए में भी बहुत ज्यादा नशा हो जाता है इस चीज का। और जैसे वीट्स को लेके ये भी मिथ्स है कि वीट जो है वो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो लोग इसे एज अ मेडिसिन भी लेते हैं। मतलब अगर किसी से बात करो तो ये कहेगा कि हाँ ठीक है, मैं जब दवाइयों में यूज हो रही है तो हम भी तो एक तरीके की दवाई ले रहे हैं, तो ये मिथ है, ये रियलिटी है? देखो ये भी एक तरह से मिथ्या है, डिपेंड करता है, जैसे कुछ मेडिसिन में वीड, आप सही कह रहे हैं, कुछ में यूज करा जाता है, पर ये नहीं कि आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड ही हो जाए, बिल्कुल ही टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खुद के मन को समझाने वाली बातें हैं, है ना। वो एक मेडिसिन में THC का सॉल्ट दिया जाता है जिससे गांजा बनता है, लेकिन वो फॉर ए शॉर्ट टर्म दिया जाता है ना, फिर बंद भी तो कर दी जाती है टैबलेट्स। तो ये बच्चे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके को मिनिमाइज करते हैं ना, मिनिमाइजिंग फैक्टर आ जाता है इनका। ये तो है। एक सेकेंड, आगे हो थोड़ा, ना, तुम कैमरे से बाहर जा चुकी हो। अब ठीक है, हाँ अब सही है। ज्यादा हो गया था क्या? पहले वाला रिकॉर्ड हुआ है ना? हाँ रिकॉर्ड तो हुआ बट तुम पीछे हो, ठीक है चलेगा। ठीक है सर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, जैसे हमने बहुत बार ये भी देखा है कि जिसको लत होती है बेसिकली उससे ज्यादा उसका परिवार सफर करता है, या जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, जो उसके नेबर्स हैं या जो मतलब आसपास के पड़ोसी है बेसिकली, वो ज्यादा सफर करते हैं। हाँ, फैमिली तो परेशान होती है, सफरिंग में रहती है कि बच्चा ये क्या कर रहा है ना। खुद डायरेक्ट भी सफरिंग में होता है, आस पड़ोस वाले भी सफरिंग में होते हैं। रात को ड्रामे होते हैं घर में, उनको देख के कहीं उनके बच्चों पे इफेक्ट ना पड़ जाए पड़ोसियों के कि क्यों रात को हो रहा है, तो सारा ही एनवायरनमेंट सफर करता है उस जगह का ना, जहाँ पर एक एडिक्ट होता है। जो एडिक्ट पीपल होता है, मतलब वो घर में आ रहा है, वो अपनी वाइफ के साथ अब्यूज कर रहा है या उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, बच्चों पर हाथ उठा रहा है, तो ये सारी चीजें होती है, करता है, एडिक्ट करता है। और जैसे अगर हम बात करें जो रिहैब सेंटर्स है, तो जो मतलब एडिक्ट पीपल होते हैं वो वहाँ पे भी तो मिसबिहेव करते होंगे, मतलब इस तरीके की अब्यूजिंग करना या मतलब टॉर्चर वाली चीजें होती होंगी। देखिए, जब वो आता है तो वो बेहोश होता है, उसमें ड्रग्स लिए हुए होते हैं, लेकिन जब वो अगले दिन उठता है तो फ्रेश उठता है, तब उसे पता होता है कि किसके संग क्या करना है, किसके संग नहीं करना। जहाँ इमोशंस होते हैं वहाँ ड्रामा करता है, जहाँ इमोशंस नहीं होते वहाँ ड्रामा दूसरा वाला कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। जैसे लेकिन घर पे मतलब पीने के बाद भी अगर वो चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है उसके बाद भी तो उसके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है या किसको क्या बोल रहा है, उसे चीज़ पता तो होती है ना। मतलब अगर जैसे हम नॉर्मली बात करें तो जो अपनी वाइफ को मार रहा है या पीट रहा है या गाली दे रहा है या बदतमीजी कर रहा है, तो मतलब उस टाइम पे भी उसका माइंड इतना तो चलता है कि वो क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है, उसे वो चीज़ पता होती है। बिल्कुल पता होती है, वो इसीलिए तो बाहर वालों के संग नहीं करता, अपनों के संग ही करता है। कोई किसी बाहर वाले के संग करेगा तो वो भी तो कुछ करेगा, फिर बिल्कुल नहीं करेगा। करेगा, सही बात है। मतलब वो
ये जानबूझ के मतलब वो चीज को रोक सकता है तो रोक सकता है। पर मेन उसे गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे रोक क्यों रही है। अब जो वाइफ है, मान लो तो वो रोकेगी ना कि मत कर, हाँ मना करेगी, तो उसको फिर गुस्सा आता है कि मुझे क्यों रोक रहे हैं ये, क्योंकि वो तो एडिक्ट हो चुका होता है पूरा। तो मतलब अपने एग्रेशन में और अपने थोड़ा सा ईगो बिहेवियर में वो ये चीज़ वही। वेरी इश्यूज की वजह। वो इस वजह से करते हम्म। हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे काफ़ी सारे हमने ये भी मैथ सुने हैं कि मतलब जो कभी फर्स्ट टाइम लेते हैं सेकंड टाइम लेते हैं तो ये कहते हैं कि ठीक है हमें कभी कभार लेते हैं तो इस चीज़ की लत नहीं लगती है, कभी कभार लेना नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल ही रहता है या इसकी लत लग सकती है? नहीं, बहुत से लोग हैं जो कि वंस इन ए ब्लू मून करते हैं, लेकिन वो डिपेंडेंसी में नहीं आते ना। वो कभी सोशली पी लेते हैं, वंस अ ईयर पी लेते हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम उन्हीं को है जो डेली ले रहा है, डेली भाई बेसिस जो पे। उस ट्रैप में फंस गया है, जो एडिक्शन के ट्रैप में फंस गया है और जो डिपेंडेंट हो गया, प्रॉब्लम तो वहाँ है ना। हम्म, भाई एक तो वो खुद सफरिंग कर रहा है, फैमिली सफरिंग कर रही है, आसपास फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, साइकाट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, साइकोसिस हो रहा है। तो वो उन लोगों के संग तो नहीं है ना जो वंस इन ए ब्लू मून कर रहे हैं। और सर विड्रॉ सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स में होता है लूज मोशंस, एंजाइटी, नाक से पानी आना, हाथ पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो ये विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब जब वो वहाँ पे अगर उन्हें रिहैब्स में अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉपर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, मतलब डॉक्टर्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, साइकाट्रिक डॉक्टर मैनेज करता है विड्रॉल मैनेजमेंट को। ठीक है, दवाइयाँ होती है जो नर्सिंग स्टाफ अपने सामने खिलाते हैं, तो वो सारी चीजें मैनेज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि ड्रग्स और अल्कोहल का तो ठीक है वो चीज़ का एडिक्ट है, बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें तंबाकू वगैरह की भी आदत होती है, तो इसकी भी कोई लत लगती है, इसके भी लोग एडिक्टिव हो जाते हैं और ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते हैं? देखो, लत तो किसी भी चीज की है, वो बुरी है ना। हाँ अब आपने देखा होगा, सुना होगा, चेन स्मोकर एक एक दिन में 40-50 सिगरेट पी रहे हैं, तो उससे भी तो इफेक्ट होते हैं ना। वो तो खुद पीता है और उसका धुआं पूरे सबको लगता है, तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं उससे भी है ना। तो मतलब तंबाकू वगैरह की भी लत लगती है? लत लगती है। सर अगर हम बात करें साइकोलॉजी प्रॉब्लम से तो मतलब कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, मतलब किस तरीके के पेशेंट्स को आप ट्रीट करती हो? जैसे मान लो जैसे कोई पेशेंट आया, उसको पेशेंट का भी ना अलग अलग नेचर होता है, किसी का वायलेंट बिहेवियर होता है, किसी का काम बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे कि किसी को ना एटलीस्ट ना आपको चाय की तक लत लग सकती है। लत तो किसी भी चीज़ की बुरी है। तो सबकी, जैसे मान लो उसको पता होता है कि मेरे लिए बुरा कर रही है, जैसे जो अल्कोहल या किसी भी चीज़ का सेवन करता है उसे पता है मेरे लिए बुरा कर रही है, पर वो चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा। वो सोचता है, डेली सोचता है कि हाँ मैं कल से छोड़ूंगा। उसे पता है कि ये मेरा नुकसान कर रही है, गलत है मेरे लिए, पर वो चाह के भी नहीं छोड़ पाता वो। जैसे तो उसके आजकल लिए एंजाइटी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, पैनिक अटैक्स आना ये बहुत कॉमनली देखा गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी आप डील करते हो? ऐसे पेशेंट को भी डील करा मतलब जाता है। रिहैब में इस तरीके के पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें पैनिक अटैक्स आना या बिल्कुल एंजाइटी बढ़ जाना? बिल्कुल थेरेपीज होती है बिल्कुल। इनके लिए काफ़ी, कॉग्निटिव थेरेपी हो गई, और जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी सारी थेरेपीज दी जाती है, फैमिली थेरेपीज, ग्रुप थेरेपीज काफ़ी असरदार होती है। उसमें उसे अपने जैसे लोग दिखेंगे ना तो उनसे रिलेट कर पाएगा, उससे उनके लाइफ एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा, उससे उनके लाइफ एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। तो सर मतलब आपके जो रिहैब सेंटर है वहाँ पे किस एज से किस एज तक के लोगों को अभी तक आप डील कर चुके हो? हम लोग 18 से ऊपर ही पेशेंट्स को रखते हैं जिनकी एज 18 होती है, और 60-65 बट सर आजकल तो देखा जाता है ना जो 18 से नीचे हैं, जो अंडर वो भी 18 है ज्यादा है। उनको ज़्यादा दिक्कतें हैं इससे, तो उस तरह के पेशेंट आपके पास नहीं आते? नहीं, वो और जगह पे जाते हैं जहाँ माइनरों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ जाते हैं। मतलब एज के हिसाब से भी रिहैब्स होते हैं? एज के हिसाब से तो सर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब थेरेपीज वगैरह, एक्टिविटीज वगैरह कोई प्रोग्राम तो सेम ही रहता है ना दोनों का। मतलब अभी आप कैसे ट्रीट करते हो, मतलब मेडिसिन से ट्रीट करते हो? सबसे पहले हम जो भी पेशेंट्स आता है तो साइकाट्रिक एवेलुएशन होती है, साइकाट्रिक कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन, उन दवाइयों को प्रॉपर टाइम टू टाइम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं।
मतलब उनका एक रूटीन रहता है, उनका एक बिल्कुल। करिकुलम सेट रहता है पहले से। खाने पीने का हर तरीके से जूसेस वगैरह, नारियल पानी, इस तरीके से डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो जैसे अगर हम नॉर्मली एक जो मिथ है हम डिस्कस कर रहे थे पीछे कि मारा पीटा जाता है, और ये भी मिथ है कि मतलब उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता, मतलब अच्छी तरीके की फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। देखिए, जो रिहैब्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और छोटे छोटे खोले हुए हैं 50-100 गज में, वहाँ इस तरीके का होता है ना। जो लाइसेंस वाले हैं वहाँ नहीं होता। यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज के प्रॉपर साथ ही काम फैसिलिटी होता के है। साथ। तो जो आज का यूथ है और जो आज की यंग जनरेशन है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो अपनी जो डेली रूटीन है या जो डेली लाइफस्टाइल है और जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन दोगे? भाई उन्हें ठीक होना पड़ेगा। जो नया यूथ है जो इस जंजाल में, ट्रैप में फंस गए हैं, वो हेल्प मांगे, है ना। किसी काउंसलर की, साइकियाट्रिस्ट की, किसी एडिक्शन से रिलेटेड काउंसलर की। और जो 1-2 बार करके और सोच रहे हैं कि आगे करने के लिए, तो वो ना करें, है ना। इसी के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट दिया। Thank you. थैंक यू सो मच।